नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग एरोटेरिया के 70th बीपीएससी मेंस सीरीज पार्ट 2 के तहत संथाल विद्रोह को कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। भूमिका। ब्रिटिश शासन की औपचारिक नीतियों ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया तथा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। मतलब ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ ने जो इंडिया के जो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल कंडीशन हो, सब में मतलब एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया था उन लोगों ने। फिर है कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन की इन्हीं आर्थिक प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ प्रथम संगठित सशक्त जनजातीय आंदोलन था। और संथाल विद्रोह जो आरंभिक जो आंदोलन था, यहाँ इवन 1857 के जो विद्रोह माने जाता है, प्रथम विद्रोह माना जाता है, उस विद्रोह से पहले भी संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि इन्हीं नीतियों के खिलाफ, आर्थिक प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ प्रथम संगठित सशक्त मतलब जनजातीय आंदोलन था। जानते हैं इसके बारे में। पूरा संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में दामन ए को भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक क्षेत्र में सिद्धू तथा कान्हो, चांद एवं भैरव के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक कब हुआ? 1855-56 में। भागलपुर से राजमहल के पहाड़ियों का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? दामन ए को भी बोला जाता है। और इसके नेतृत्व करता कौन थे? तो सिद्धू कान्हो और चांद भैरव। फिर बोल रहा कि यह विद्रोह पूर्व में जनजातीय आंदोलन के अपेक्षा ज़्यादा आक्रामक, संगठित एवं हिंसक था। हालांकि इससे पहले भी कुछ जनजातीय विद्रोह आंदोलन हुए थे, लेकिन ये जो आंदोलन था संथाल विद्रोह, ये संगठित भी था और ज़्यादा आक्रामक भी था और हिंसक भी था। है कि इस विद्रोह ने जनजातीय परंपराओं एवं अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जो भी जनजातीय परंपराएं थे, जिन जनजातीय परंपराओं को अंग्रेजों द्वारा मतलब तरीके से भय था, उन परंपराओं को बचाने का काम इस संथाल विद्रोह ने किया था। ये जानते हैं कि संथाल विद्रोह का क्या उद्देश्य रहा था। बोला कि इस विद्रोह के माध्यम से भी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। पहला उद्देश्य है जो कि विदेशी प्रभावों को समाप्त करना, कि वो चाहते थे कि कैसे भी विदेशी प्रभाव जो है हमारे संथाल एरिया से वो खत्म हो जाए। दूसरा, संथाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का अंत, वही जो शासन किया जा रहा था, उनकी जो आदिवासी जनजाति लोग होते हैं उनकी एक अपनी प्रशासनिक प्रणाली होती है और उस प्रशासनिक प्रणाली में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, शासन किया जा रहा था, जो कि इन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। इसलिए संथाल मतलब क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के अंत के लिए उन लोगों ने विद्रोह किया। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि न्याय एवं धर्म पर आधारित राज्य की स्थापना। एक ऐसे धर्म के मतलब राज्य की स्थापना हो जो कि न्याय और धर्म पर आधारित हो। आपको पता होगा कि आगे जाके वही जो ये सिद्धू कान्हू है, चांद भैरव है, उनका एक बहुत बड़ा रोल इसमें आ जाता है, एक मसीहा का रूप ले लेते हैं यहाँ पे वो। फिर है कि संथाल के पारंपरिक एवं वन अधिकारों के साथ साथ आर्थिक हितों की सुरक्षा। ये जो संथाल के जो पारंपरिक अधिकार है या फिर वन अधिकार है, वो मानते हैं, ऐसा है मतलब जनजातियाँ से मानते हैं कि जल जंगल ज़मीन पे उनका खुद का हक है और इस पर अगर कोई और अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। और इसीलिए और बहुत सारे वन मतलब कानून आए थे जो कि इन्हें कदापि स्वीकार नहीं था, तो उसके विरुद्ध उन लोगों ने, संथाल जनजाति के लोगों ने विरोध किया था। आगे जानते हैं कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। तो है कि अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजातीय क्षेत्रों सहित भारत के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों में साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ संथाल, भूमिज, हो, मुंडा, पहाड़िया आदि अनेक विद्रोह समय समय पर हुए थे। मतलब इससे पहले भी, संथाल विद्रोह के पहले भी ये सब विद्रोह हुए। बोला कि जो कि भूमिज हो, मुंडा हो, पहाड़िया हो, मतलब उसके पहले और बाद बहुत सारे ये जनजातीय आंदोलनों में आंदोलनों का नाम लिया जा सकता है। फिर बोल रहा है कि जो अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी नीति के साथ साथ कुछ स्थानीय एवं तत्कालिक कारणों से प्रेरित थे। इस परिप्रेक्ष्य में संथाल विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारकों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। मतलब ये है कि एक तो एक राष्ट्रीय कारण था कि उन लोगों ने भारत पर अधिकार वो किया था, चाहे वो प्रशासनिक अधिकार हो या आर्थिक अधिकार हो, स्थापित कर रखा था उन लोगों ने। लेकिन इन जनजातियों को मतलब भारत के उस पूरे एरिया से कोई मतलब नहीं था। पहले आरंभिक अवस्था में ये सिर्फ अपने जो ये है जनजातीय क्षेत्र है उसके लिए लड़ रहे थे। तो एक तरीके से स्थानीय कारक से भी ये आंदोलन प्रेरित था। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कारण रहे हैं संथाल विद्रोह के। पहला कारण है कि जमींदारी प्रथा एवं इसके दुष्परिणाम। जमींदारी प्रथा और इसके क्या दुष्परिणाम थे जिन्होंने संथाल विद्रोह के होने में एक अहम भूमिका निभाई। तो बोला, आरंभ से ही कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। जो कंपनी शासन था यानी अंग्रेजी जो शासन था उसके लिए मतलब जो उसके आय का, इनकम का सबसे मेन सोर्स क्या था? तो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू था। आरंभिक भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के बाद 1793 में बिहार एवं बंगाल प्रदेश में
में जमींदारी प्रथा लागू की गई। मतलब उनको जब वो नहीं हो रहा था, प्राप्त नहीं हुआ, बहुत कुछ उन लोगों ने प्रयोग किए थे भू राजस्व को मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक को वसूलने के लिए, लेकिन जब वो प्रयोग सफल नहीं हुए तो 1793 ईस्वी में आप जानते हैं कि स्थानीय बंदोबस्त प्रणाली लागू कर दी गई थी। और खास करके इससे जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे वो कौन थे? बिहार और बंगाल थे। तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में इन लोगों ने जमींदारी प्रथा लागू की। फिर ये प्रारंभ में अब कंपनी शासन ने उनके सरदारों को जमींदारों का दर्जा प्रदान किया। जो ये थे, जो सरदार थे, वो उन सरदारों को क्या किया गया? जमींदारों का दर्जा प्रदान किया गया। इन जमींदारों का उपयोग सरकार अपना हित एवं स्वार्थ साधने के लिए करती थी। मतलब जो भी ये होते थे सरदार होते थे, जनजातीय सरदार होते थे, उनको जमींदार बना दिया गया। ऐसा वो किया गया जैसे कि उनके पास पॉलिटिकल पावर है एक तरीके से। लेकिन ये वास्तव में जो अंग्रेज थे वो अपना आर्थिक हित साधने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ये काम कर रहे थे। है कि लगान की इस नई प्रणाली ने व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव किया। और जो नया प्रणाली ये लोग लेके आए थे, इसी व्यवस्था ने एक बहुत बड़ा मतलब ये किया, मतलब इस चीज़ को अप्रूव किया। फिर है कि पहले लोग सामूहिक रूप से लगान दिया करते थे, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना पड़ता था। पहले ऐसा होता था, इस स्थानीय बंदोबस्त लागू होने के पहले के जो लोग थे, पहले वो मतलब अपना अपना जो मतलब सामूहिक ये लगान दिया करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, संथाल विद्रोह में उन सबको अपना व्यक्तिगत कर देना पड़ता है और इससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया कर लगाया। मतलब ठीक है, पूरा राजस्व कर तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद जितना भी वो कोई भी वस्तु उत्पादित करते थे, वो सारी वस्तुओं पर ही कर लगाया जाता था। यह कर इतना अधिक था कि पहले से वसूले जा रहे कर से तिगुनी वृद्धि हो गई थी, जो संथाल कृषकों की आर्थिक स्थिति व क्षमता की दृष्टि से वहनीय नहीं थी। मतलब कोई कैसे ही मतलब दे सकता है। अगर एक टाइम पे कोई अब 100 रुपये कमा रहा है, उसमें अगर वो 10 रुपया दे रहा है और उसको आप बढ़ा के 30 रुपया कर दीजिए, तो कोई कैसे मतलब जी पाएगा? तो वही बात है। फिर बोला पुनः नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों से खासकर उत्तरी बिहार के इलाकों को बहाल किया गया। उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। इससे इनके वसूली के तरीके कठोर और अमानवीय थे। मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि सबसे पहले बार क्या किया कि संथाल एरिया में वो लोग आए, संथाल एरिया के जो सरदार थे, उन सरदारों को इन लोगों ने जमींदार बना दिया। अब जमींदारों को लगने लगा ये कि अब इनके पास पॉलिटिकल पावर आ गया है, लेकिन इनको पॉलिटिकल पावर का लालच दे के उन लोगों ने जो आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश की, इन्होंने अंग्रेजों ने। और कौन सी नीति के तहत? जो 1793 की जो ये थी स्थानीय बंदोबस्त प्रणाली थी, उसके तहत। क्योंकि उससे पहले भी मतलब लोग बहुत कुछ प्रयोग किए थे, लेकिन इनके प्रयोग सफल नहीं हुए थे। तो अंत में उपके इनको 1793 का जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उसको लागू करना पड़ता है, सेटलमेंट सिस्टम को लागू करना पड़ता है। अब इसके तहत क्या कुछ चेंजेस हुए? तो मतलब ये हो गया कि हाँ लागू हुआ। क्या चेंजेस हुआ? तो इसमें चेंज ये हुआ कि तो स्थानीय जो किसान थे, जो भी मतलब वहाँ के लोग थे, जनजाति लोग थे, उन लोगों के द्वारा पहले सामूहिक तौर पर कर दिया जाता था, लेकिन अब वो कर सामूहिक तौर पर ना करके व्यक्तिगत तौर पर कर दिया गया है। अब व्यक्तिगत तौर पर वसूलने के कारण क्या हुआ कि मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि एक तो व्यक्तिगत किया गया, और दूसरी बात ये कि उनकी जो क्षमता से जो पहले वो दिया करते थे कर, उस कर से लगभग 3 गुना कर मतलब यहाँ पे वो कर दिया गया, मतलब थोप दिया गया उन पे, जो कि किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। और उसके बाद तीसरी बात ये आती है कि यहाँ पे वसूली के लिए, जो कर की वसूली के लिए खासकर जो मैदानी इलाके के जो लोग थे, उत्तरी बिहार के लोग थे, उनको बहाल कर दिया गया। ये खुद वसूल नहीं करते थे, मतलब लोगों से, अपने भारतीयों को ही भारतीयों से लड़ाने के लिए ये भेज दिया करते थे। मतलब जो संथाल इलाका है, मतलब संथाल इलाका एक तरीके से दक्षिणी बिहार का इलाका हुआ करते थे उस टाइम पे, और उत्तरी बिहार के लोगों को यहाँ बहाल कर दिया गया। बिहार के लोग आपस में लड़ रहे थे उस टाइम पे। और जो ये थे उत्तरी बिहार के लोग थे, जिस तरीके से वसूलते थे, वो काफ़ी कठोर और अमानवीय तरीका था। आते हैं दूसरे पॉइंट में, बोल रहा बाहरी लोगों यानी कि दिकुओं की जनसंख्या में वृद्धि। अब ये दिकू कौन थे? दिकू बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कि आखिर ये दिकू कौन थे। बोला दिकू अथवा बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, वानिकी, उत्पादन, लगान वसूली आदि में काफ़ी रुचि दिखलाई। मतलब दिकू का संदर्भ जितने भी बाहरी लोग हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो अन्य भारतीय हो, जो कि संथाल इलाके से नहीं हो या फिर जनजातीय इलाके से नहीं हो, वो सब दिकू थे। अब ये लोग जब दिकू आने लगे, जब अंग्रेजों द्वारा उत्तर बिहार के लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया लगान के लिए, तो ये दिकू क्या करने लगे कि इस क्षेत्र के जो आर्थिक क्रियाकलाप थे, जैसे कि कृषि था, वानिकी था, उत्पादन, लगान वसूली, मतलब इन सब में काफ़ी ये लोग रुचि दिखाने लगे। ये सब काम किनका था? संथालों का था या फिर वहाँ के जनजातीय लोगों का था, लेकिन ये सारा काम ये लोग अपने हाथ में ले लिए। अब इससे क्या होगा? जो संथाल लोग होंगे वो अति होंगे, आक्रोशित होंगे, मतलब जल्द ही वे आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए तथा उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। मतलब आर्थिक दृष्टि से जो ये थे, जो लोग थे,
वो संपन्न हो गए, जो दीकू थे वो संपन्न हो गए और उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके प्रभावशाली होने के साथ ही संथालियों के परंपरागत अधिकारों में कटौती भी होने लगी। जितना जितना वो दीकू प्रभावशाली हो रहे थे वैसे वैसे ये जो संथाली थे उनके अधिकारों में जो परंपरागत अधिकार थे कटौती होने लगा। वो अपने मतलब पारंपरिक अधिकार को भी वो लोग छीनने लगे। जब जंगल, भूमि, वन्य संसाधन एवं सामूहिक चारागाहों आदि के इस्तेमाल पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। मतलब आप जानते होंगे कि एक स्थानांतरित कृषि की जाती है लोगों के द्वारा, तो उस स्थानीय मतलब स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दिया गया। परिणामतः कृषि अलाभकारी हो गई और धीरे धीरे संथालों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। संथाल जो अपना भरण पोषण किया करते थे इस लाभकारी कृषि से, उनकी वो लाभकारी कृषि स्थानांतरित कृषि बैन हो गई और इससे वो कृषि अलाभकारी गतिविधि हो गई और इसके कारण उन्हें अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। तो पहला पॉइंट क्या था, हम लोगों ने देखा था जमींदारी प्रथा और उसके दुष्परिणाम, जिसमें हम लोगों ने देखा था कैसे उन लोगों ने लैंड रेवेन्यू से जो सेटलमेंट सिस्टम है 1793 उसको उन लोगों ने लाया। फिर उसके बाद ये क्या मतलब यहाँ पे किया गया, क्या कुछ किया गया कि जो बाहर से लोगों को ला दिया गया, बाहर से लोगों को ला के यहाँ पे फिर जो कर था कर 3 गुना कर दिया गया और आपस में जो लोग थे उन्हीं लोगों को मतलब जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के लोगों को लड़ाने लगे लोग। ये दक्षिणी बिहार में संथाली एरिया था और उत्तरी बिहार के जो लोग थे वो बिहारी ही थे और बिहारियों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। इसी से दूसरा पॉइंट सामने निकल के आता है कि बाहरी लोगों यानी दिकुओं में जनसंख्या की वृद्धि थी। जो दिकू थे, जो बाहरी लोग थे, जो जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते थे, उनको यहाँ पर बसा दिया गया लगान वसूल करने के लिए। फिर जितनी भी गतिविधि थी मतलब जो जनजातीय गतिविधि थी उन गतिविधियों पर नियंत्रण इन दिकुओं का हो गया और इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो कि जनजातीय के लिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होने लगे और साथ ही जो अधिकार थे वो सारे अधिकार छीन लिए गए। और इस कारण से एक परिणाम था, मतलब एक कारण था कि एक ये संथाल विद्रोह का कारण मतलब बनता। तीसरा, ऋण के भार में वृद्धि। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि ऋण के भार में वृद्धि हम लोग देख सकते हैं। बोला कि दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण संथाल साहूकारों एवं महाजनों से ऋण लेने को विवश हो गए। मतलब उनके जो संथाल थे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब लगान से तिगुना उनको कर देना पड़ता था, उनके ज़मीन छीन गए थे, जिसके कारण से क्या हुआ कि उनको साहूकारों से या महाजनों से, जो बड़े सेठ साहूकार थे, उनसे उनको ऋण लेना पड़ा। और इनके भार में वृद्धि तथा वापसी से में असमर्थ होने के कारण जो साहूकार थे एवं महाजनों से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने, जो बड़े लोग थे, क्योंकि ऋण चुका नहीं पाए, जो संथाल ऋण चुका नहीं पाए, जिस कारण से उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। फिर बोल रहा कि इसके अतिरिक्त वे उनकी बहु बेटियों का यौन शोषण भी करने लगे। संथालों ने उनके अत्याचार से निजात पाने के लिए पुलिस एवं न्यायालय के शरण में लेने की कोशिश की, लेकिन महाजनों से उनकी मिलीभगत के कारण उनकी यह कोशिश भी बेकार हो गई। मतलब पहली बात कि उनको ऋण लेना पड़ा उनसे, जब ऋण वो चुका नहीं पाया तो उन लोगों ने ऐसा किया कि उनके ज़मीन को हड़प लिया। उसके बाद अगर वो ऋण नहीं चुका पा रहे थे तो उनकी बहु बेटियों का शोषण भी किया जाता था। और जब संथाल इसके लिए वो मतलब राज्य की मदद लेने की कोशिश करते थे, पुलिस और न्यायालय की शरण में जाने की कोशिश करते थे, लेकिन मतलब यहाँ पे जो पुलिस और न्यायालय था वो भी मिला हुआ था इन्हीं महाजनों से, जिसके कारण से इनकी यह कोशिश बेकार हो गई। उन्होंने यह महसूस किया कि पुलिस और न्यायालय साम्राज्यवादी शोषण के ही उपकरण है, मतलब उनके ही एक पार्ट है ये लोग। उनके मन मस्तिष्क में औपनिवेशिक ढांचे के खिलाफ अब घृणा का भाव बढ़ने लगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स जिसके कारण मतलब वो नफरत करने लगे औपनिवेशिक शासन से। और ना सिर्फ ये नफरत करते थे बल्कि उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। चौथा पॉइंट क्या है, बोला साहूकारों का कपटपूर्ण व्यवहार। यहाँ पे संथालों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति ने महाजनों एवं साहूकारों के लिए खुली लूट का सुनहरा अवसर प्रदान किया। बोला संथालों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति ने महाजनों और साहूकारों के लिए खुली लूट का मतलब, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, अब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये लोग क्या लूटपाट कर रहे थे। अब बोला अपनी ज़मीन से बेदखल होने से बचने के लिए संथालों ने महाजनों से ऊँची ब्याज पर ऋण लिया और उन्होंने न केवल ब्याज पर ऋण लिया बल्कि कपटपूर्ण व्यवहार से ऋण खाते में काफ़ी गड़बड़ी भी हो गई। मतलब अगर वो मतलब कम पैसा लेते थे तो उस पैसे को वो खाते में अपना ज़्यादा करके दिखाते थे सेठ महाजन। और इस तरह भोले भाले संथाल धूर्त महाजनों एवं साहूकारों के व्यवहार के कारण ऋण जाल में फंसते चले गए। फलतः उनमें उसके इनके खिलाफ काफ़ी रोष था। यही कारण था कि जब विद्रोह हुआ तब महाजनों की हत्याएं की गई तथा उनके ऋण लेखों की आग के हवाले किया गया। इस पॉइंट को हम ऊपर भी मतलब डाल सकते, जो ये था ऋण वाला जो पॉइंट था, ऋण के भार में वृद्धि और कपटपूर्ण व्यवहार यही था कि जितना ऋण नहीं था उतना ऋण बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया।
आइए जानते हैं जो पांचवा यहाँ पर पॉइंट है, राजनीतिक कारण। बोला संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था जिसे परहा पंचायत कहा जाता था। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था जिसे क्या कहा गया था? परहा पंचायत कहा जाता था। यह प्रतिनिधि मूलक परंपरागत ढांचा था, मतलब यह उनकी जनजातियों की अपनी अपनी प्रशासनिक ढांचा थी। उनके सरदार संथालों द्वारा चुने जाते थे। ये सरदार उनके हितों की रक्षा का ख्याल रखते थे और गाँव का लगान वे एक साथ राजकोष में जमा करते थे। स्मरणीय है कि नवीन जमींदारी व्यवस्था एवं औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचा के लागू होने के बाद उनके अधिकार समाप्त हो गए। परिणाम स्वरूप संथालों में एक नए राजनीतिक ढांचे के खिलाफ पर्याप्त असंतोष था। वे हर हाल में पुरानी व्यवस्था की बहाली करना चाहते थे जिससे कि उन्हें उनके सभी प्रकार के अधिकार सुरक्षित रह सके। जैसे कि हम लोग ऊपर ये पॉइंट्स पढ़ चुके थे कि कैसे मतलब जो वो सामूहिक कर दिया करते थे, अब सामूहिक कर को व्यक्तिगत कर में बदल दिया गया और जो उनकी अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, परहा पंचायत थी, परहा पंचायत को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर इन लोगों ने मतलब दिकुओं का शासन हो गया, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो गया। इससे भी जो लोग थे वहाँ के संथाल जनजाति थी उसमें रोष उत्पन्न हुआ। आइए जानते हैं छठा पॉइंट क्या बोल रहा है कि धार्मिक एवं सामाजिक कारण। यहाँ पे क्या है, संथाल जनजाति धार्मिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र थे। संथाल जनजाति क्या है, धार्मिक रूप से थी स्वतंत्र। बोल रहा है कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी अपने लोगों में से ही पुरोहितों या पाहन का चुनाव करते थे। ये पुरोहित उनके पूर्वजों या उनके ठाकुर के साथ, ठाकुर यानी कि भगवान के साथ उनके संबंध स्थापित करते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद ईसाई मिशनरियों के प्रवेश एवं उनके आक्रामक धार्मिक प्रचार ने इनकी मान्यताओं पर कुठार आघात किया। फलतः वे अंग्रेजी शासन के उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हो गए। मतलब इनकी एक अपनी धार्मिक प्रणाली थी, सामाजिक प्रणाली थी, ठाकुर को मानते थे। वो अपने आप से अपने लोगों में से पुरोहितों को चुनाव करते थे और जो पुरोहित होते थे ठाकुरों के साथ यानी भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित करने में मतलब वो हेल्प करते थे। लेकिन इस जो मान्यता थी, धार्मिक मान्यता थी, इस धार्मिक मान्यता पर भी कुठाराघात किया गया और जिससे क्या हुआ, सब चीज़ कोई भी इंसान वो कर सकता है, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्था पर चोट कोई भी इंसान महसूस मतलब जो उसको सहन नहीं कर सकता और इसके लिए वो ज़रूर मतलब विद्रोह करेगा। अब ये सब तो रहे कि मतलब बैकग्राउंड में क्या कुछ कारण रहे थे, उसका तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण को हम लोग देखेंगे। बोला कि उपरोक्त वर्णित कारणों से संथालों में असंतोष रूपी बारूद इकट्ठा हो रहा था जिसमें दारोगा हत्याकांड ने चिंगारी का काम किया। मतलब सारे कारण मतलब जो थे वो बारूद बन रहे थे, लेकिन एक ऐसा कांड था दारोगा हत्याकांड जिसने क्या किया, चिंगारी का काम किया। बोल रहा मामूली चोरों के मामले में स्थानीय साहूकार ने दारोगा की सहायता से कुछ संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। बोल रहा कि कुछ चोरी मतलब मामूली चोरी के मामले में जो स्थानीय साहूकार थे उन लोगों ने दारोगा की सहायता से कुछ संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। अब इस चीज़ से क्या हुआ कि जो प्रतिरोध स्वरूप जो संथालों ने उस दारोगा की हत्या करवा दी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये था, जो साहूकार थे, साहूकार के यहाँ हो सकता है कि संथाल ने चोरी किया होगा। अब संथाल के यहाँ चोरी करने के कारण क्या होगा, संथाल ने दारोगा से उन लोगों को गिरफ्तार करा दिया। जो लोग थे, जो संथाल थे, उन लोगों को गिरफ्तार करा दिया। इससे जो वहाँ के आम लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि उस दारोगा को ही मार दिया, जान से मार दिया। अब जान से मारने के कारण क्या हो गया कि यहाँ पे अब वो लोग और भड़क उठे। बोल रहा कि यह तनाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया और व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। आइए जानते हैं फिर बोल रहा कि विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। तो ये तो थे कारण था, पृष्ठभूमि थी। अब विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, तो बोला संथाल विद्रोह की गति तेज रही। बहुत जल्द 30 जून 1855 को भगिनी डीह में 400 गाँवों के करीब 6000 संथाल एकत्रित हुए। कितने के मतलब कि कब हुआ ये, 30 जून 1855 को। कब हुआ, 30 जून 1855 को हुआ। और कहाँ पे, किस जगह में, भागनी ढीब में 400 गाँवों के लगभग कितने 6000 जो संथाल थे एकत्रित हुए और उन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया और विद्रोह करने का निर्णय लिया कि अब क्या होगा, विद्रोह होगा। कहाँ पे, मतलब भागनी ढीब में ये निर्णय लिया गया था 30 जून 1855 को। कितने 6000 संथाल एकत्रित हुए थे। बोल रहा है कि विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज समाप्त करना एवं धर्म का राज स्थापित करना। उनके नेता थे सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। ये जो चीज़ है ये 9th क्लास की NCERT में भी दी हुई है, चैप्टर 4 उसके NCERT में भी दी हुई है, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फिर क्या है कि शीघ्र ही करीब 60,000 संथाल जमा हो गए और उन्होंने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है, 60,000 संथाल जमा हो गए और उन लोगों ने, जो महाजन थे, जमींदार थे, उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने साहूकारों के मकानों के साथ साथ कचहरियों के उन दस्तावेजों को भी जला दिया जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ी को जला दिया गया। उनके संगठित विद्रोह को चलने के लिए सेना का सहारा लिया गया।
मतलब जो ये थे संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने सेना का सहारा लिया, लेकिन विद्रोहियों का सफाया करने के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना के 10 टुकड़ियाँ भेजी गई। कितनी टुकड़ियाँ? 10 टुकड़ियाँ भेजी गई। किसके नेतृत्व में? जो मेजर जनरल बारो थे उनके नेतृत्व में। और संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। इसके बावजूद संथालों का प्रतिरोध अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। करीब 15,000 संथाल मारे गए। मार्शल लॉ लागू करने के बाद कितने 15,000 जो संथाल थे मारे गए। 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार डाला गया। फिर कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और संथाल विद्रोह की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। यहाँ पे जो था सिद्धू कान्हू दोनों ही मार दिए गए। यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कैसे ये मतलब ये इसका क्या था, प्रसार क्या था? सारे जो कांड थे, दरोगा कांड था, दरोगा हत्याकांड था, उसके बाद जो लोग थे यहाँ पे लगभग इतने सारे लोग मतलब 4,000 गाँवों से 400 गाँवों से लगभग 6,000 लोग थे इकट्ठा हुए थे भागने की जगह पे। और उसके कारण वहाँ पे उन लोगों ने योजना बनाई। योजना के बाद लगभग 60,000 संताल जमा होकर जो जमींदार थे उन लोगों ने अपनी गतिविधि करना शुरू कर दिया। जमींदार महाजनों को लूटना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन रेलवे जितने भी सरकारी दफ्तर थे उन पर आग लगाना शुरू कर दिया। और इस चीज़ के कारण जो अंग्रेज तो फिर भी मतलब ताकतवर थे इन लोगों के कारण, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि उनके आगे, अंग्रेज़ों के आगे ये जो भारतीय थे, ये जो संथाल थे वो टिक नहीं पाए। और इस चीज़ में मतलब क्या हुआ कि सेना बुलाया गया। लगभग 10 टुकड़ी बुलाई गई जो मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में। और यहाँ 15,000 से जो संथाल थे मारे गए। यहाँ पर मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया था। 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और फिर उसके बाद कान्हू भी पकड़ा गया और विद्रोह की जो आग है धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। देखते हैं संथाल विद्रोह की प्रकृति। संथाल विद्रोह की क्या प्रकृति रही थी? पूरा संथाल क्षेत्र से अंग्रेजी शासन की समाप्ति तथा दिकुओं को इस क्षेत्र से बाहर करने के साथ साथ न्याय एवं धर्म आधारित संथाल राज्य की स्थापना के उद्देश्य से संथाल विद्रोह 1855-56 में दामिनी को भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों तक के हिंदू क्षेत्र में सिद्धू तथा कान्हू चांद भैरव नेतृत्व में हुआ। वही सब चीज़ें बता देनी, कब हुआ, किनके विरुद्ध हुआ, किनके नेतृत्व में हुआ और कितने संथालियों ने यहाँ पर विद्रोह में भाग लिया। उसके बाद एक संथालों ने विद्रोह को पूरी तीव्रता के साथ शुरू किया, पर मेजर बारो, अलेक्जेंडर एवं थॉमसन के नेतृत्व को क्रूरता से दबाया गया। ठीक है, थॉमसन के नेतृत्व में विद्रोह को क्रूरता से दबाया गया। कौन कौन से यहाँ पे ये थे सेना अध्यक्ष थे? तो मेजर बारो थे, अलेक्जेंडर था और थॉमसन। मेजर बारो, अलेक्जेंडर और थॉमसन इन सब के नेतृत्व में जो था ये दबा दिया गया। सिद्धू और कान्हू सहित लगभग 15,000 संथाल मारे गए तथा यह विद्रोह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। ठीक है, और ये विद्रोह अपने अद्वितीय प्रकृति के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसकी प्रकृति क्या थी हम लोग देख सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण था, ये क्यों अद्वितीय था? तो बोला गया ब्रिटिश सरकार की नीतियों एवं शोषण के खिलाफ आक्रामक विद्रोह था। कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसके खिलाफ मतलब पहला ये विद्रोह था जो आक्रामक रूप से हुआ था। यह काफ़ी संगठित एवं हिंसक प्रकृति का विद्रोह था। मतलब इतने बड़े लेवल पे 60,000 लोगों का इकट्ठा होना और मतलब विद्रोह को शुरू करना ही बहुत बड़ी बात थी। तो एक हिंसक प्रकृति का विद्रोह था। हम लोगों ने देखा कि कितने लोग मारे गए थे, मतलब दरोगा हत्याकांड भी हो गया था। उसके बाद लोग जितने भी कागजात को जला रहे थे। उसके बाद क्या गया, विद्रोह स्थानीय प्रकृति का था पर अपने उद्देश्यों एवं युद्ध तकनीक के कारण राष्ट्रीय महत्ता का था। मतलब इनकी भले ही ये स्थानीय था, इनके मतलब जो उद्देश्य स्थानीय थे, लेकिन फिर भी जो ये महत्व इसका रहा वो काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पे इसका महत्व रहा, इसका इम्पोर्टेंस रहा। तो बोल रहे इस आंदोलन में मसीहावादी दृष्टिकोण मिलता है। मसीहावादी मतलब जो सिद्धू कान्हू थे, चांद भैरव, तो उन्हीं को मतलब भगवान मान लिया कि वही नेतृत्व कर रहे थे। जो भी नेतृत्व करेगा, जो भी किसी भी समूह को भय से मुक्त करेगा वही भगवान कहाएगा। तो इन लोगों ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव को ही भगवान मान लिया था। और विद्रोह के संगठन एवं तीव्र प्रसार के कारण के लिए धार्मिक स्वरूप को धारण किया गया था, ताकि जो विद्रोह, अगर आप बोलिए कि हाँ चलो विद्रोह में शामिल होना है, ये है वो है, तो लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप बोलिए कि भगवान का आदेश है, भगवान का बुलावा है, तब तो जाना पड़ता है। तो एक तरीके से मतलब विद्रोह को प्रसारित करने के लिए जो इस चीज़ को धार्मिक स्वरूप को धारण करना पड़ा था। फिर स्थानीय शासन को कायम करने के उद्देश्य से यह विद्रोह प्रेरित था। मतलब अगर इनकी जो ये है प्रॉब्लम, जो स्थानीय प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व हो जाती तो शायद जो ये संथाल आंदोलन नहीं होता है। देखते हैं कि जो संथाल भी लड़ रहे थे अपने स्थानीय हित के लिए ही लड़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया, क्या ब्रिटिश प्रतिक्रिया, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर देखते मेजर बारो, अलेक्जेंडर और थॉमसन देखने को मिलते हैं। इनके नेतृत्व में जो 10 टुकड़ियाँ आई थी, 10 टुकड़ियों ने मिलकर जो ये सारे संथाल थे उनको दबा दिया गया। कितने लोग, लगभग 15,000 लोग मारे जाते हैं। फिर भी देखते हैं
क्या बोल रहा है कि विद्रोह के हथियार परंपरागत एवं दकियानुशी थे। मतलब जो भी यूज़ किया था संथालों ने, जो हथियार यूज़ किया था वो परंपरागत थे, अंग्रेजों के हथियारों की तुलना में मतलब बहुत ही वो पारंपरिक हथियार थे। वह तीर, धनुष एवं भाले का प्रयोग करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थे। इस विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेज शासन को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। ठीक है, ये दोनों देख लिया। उसके बाद मेजर बारो के नेतृत्व में सेना के 10 टुकड़ियों भेजी गई, जिसे संथाल द्वारा परास्त किया कर दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेजों की बड़ी सेना भेजकर विद्रोह का दमन किया गया। अंततः दमनात्मक कार्रवाई के दौरान 1855 में सिद्धू और 1856 में कान्हू सहित लगभग 15,000 संथाल मारे गए। ठीक है, और उसके बाद क्या परिणाम क्या है इस विद्रोह का? बोल रहा है कि विद्रोह उपरांत संथाल बाहुल्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक परिस्थिति के तहत भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को पृथक कर संथाल परगना जिला का गठन किया गया। मतलब क्या किया गया, भागलपुर और जो बीरभूम इलाका था उसको अलग कर दिया गया। भागलपुर को और जो वीरभूम इलाका था उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अलग करने के पश्चात क्या हुआ, यहाँ पे संथाल परगना का गठन किया गया। और यह वस्तुतः यह नॉन रेगुलेशन जिला था जहाँ सामान्य कानून लागू नहीं होते थे। ठीक है, मतलब जो ये था जिस पे अंग्रेजों की जो थी शासन प्रणाली थी वो यहाँ पे लागू नहीं होती थी। इस क्षेत्र में 1876 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट के अनुसार संथालियों को न केवल भूमि संबंधी सुरक्षा प्राप्त हुई, बल्कि उनके परंपरागत ग्राम शासन को भी मान्यता दी गई तथा ग्राम प्रधानों की पुलिस संबंधी अधिकार भी दिए गए। मतलब अब अंग्रेजों को लग गया था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये जो संथाल भड़कते रहेंगे और हमारा जो भारत में बने रहना है, टिका रहना है, ये मतलब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनको मतलब पुष्ट किया गया। जो संथाल विद्रोही थे उनको संतुष्ट किया गया। और आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही उनकी स्थानीय जो मांग थी वो मतलब शांत हो गई, स्थानीय मांग के शांत होने के साथ ही वो लोग भी संथाल जो थे शांत हो गए। इसमें एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट तथ्य है क्या, कि जो 1876 का जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, और इस एक्ट के तहत जो उनको भूमि सुरक्षा प्रदान की, उनकी भूमि नहीं छीनी जाएगी और उनके जो ग्राम प्रशासन थी उनको मान्यता दी गई। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो प्रधान थे, जो ग्राम के प्रधान थे, जो सरदार थे, सरदार को वही मान्यता दी गई जो कि पुलिस को होती है, पुलिस अधिकारी को होती है। फिर बोल रहे संथालियों की परंपरागत मानसी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। मतलब कोई मानसी व्यवस्था था वहाँ पे, तो उस मानसी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। यहाँ पे पहला एक्ट हो गया संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, दूसरा हो गया यहाँ पे मानसी व्यवस्था, और फिर एक हो गया भागलपुर और वीरभूम वाला एरिया हो गया। तो बोला विद्रोह के क्रम में संथालियों के द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक हित एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना का जो परिचय दिया गया, वह अन्य जनजातीय आंदोलन एवं बाद के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। बोला विद्रोह के क्रम में संथालियों के द्वारा जो सामाजिक, आर्थिक हित एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना का जो परिचय दिया गया, वह अन्य जनजातीय आंदोलन एवं बाद के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बन गया। मतलब पहली बार ऐसा था कि कोई जनजातीय आंदोलन संगठित था, उसके बाद जो भी संथाल आंदोलन के बाद जो भी मतलब आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, तो उन लोगों ने संथाल आंदोलन से एक तरीके से सीख ली। और न सिर्फ जनजातियों ने बल्कि जो भारतीय राष्ट्रीय लोग थे, मतलब वास्तविक जो नागरिक थे, तो उन लोगों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में ये संथाल परगना के जो लोग थे उनसे सीख ली। फिर उसके बाद देख रहे हैं संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन क्या है, इसका कारण है, परिणाम है, तो क्या किस तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो बोल रहा विशुद्ध रूप से यह विद्रोह जनजातीय एवं क्षेत्रीय प्रकृति का था, जो आदिवासियों की जमीन, जंगल एवं जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज की रक्षा के लिए शुरू किया गया। इस विद्रोह में औपनिवेशिक शोषण एवं शासन के प्रतीकों के साथ साथ देशी शोषक वर्ग को निशाना बनाया गया। इसमें क्या किया गया, जो औपनिवेशिक शोषण एवं शासन के प्रतीकों के साथ साथ देशी शोषक वर्ग को निशाना बनाया गया। मतलब जो एक तो संथाल लोग थे उनको बनाया ही जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो देशी जो लोग जो शोषक थे, मतलब जो उत्तरी बिहार के जो लोग थे, उनको भी मतलब निशाना बनाया गया। उनको मतलब उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया एक तरीके से। बोला यह विद्रोह अपने अधिकारों की रक्षा एवं शोषण के विरोध करने की भावना से प्रेरित था। ये जो आंदोलन था किस लिए हुआ था, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था और शोषण का विरोध करने के लिए हुआ था। फिर वो आगे चलकर इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, तानापुर आंदोलन 1914 से 1919 और 1857 में विद्रोह सहित अनेक विद्रोह हुए, जिस कारण से मूल रूप से ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ रही। मतलब
इन सब के मूल में, चाहे संथाल आंदोलन हो, चाहे मुंडा विद्रोह हो, चाहे ताना भगत आंदोलन हो, वो इन सब में क्या, इनके मूल में क्या रहा, तो एक जो शोषणकारी जो नीतियाँ थी अंग्रेजों की, वही थी। कॉमन कॉज सबका यही था कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। मुंडा विद्रोह का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1895 से 1900। ताना भगत का टाइम पीरियड क्या था, 1914 से 1919 से। और एक तो 1857 का विद्रोह हो गया। वे बोला संथाल विद्रोह भले ही मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, पर किसी भी आंदोलन का आकलन महज उसके लक्ष्य प्राप्ति को लेकर नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति को लेकर उसकी जो समीक्षा नहीं की जा सकती है। बोल रहा बल्कि आने वाले समय में इनके द्वारा किन महत्वपूर्ण बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया गया, इन लोगों ने अपने आगामी लोगों के लिए, आगामी आंदोलन के लिए क्या मार्ग प्रशस्त किया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से हम संथाल विद्रोह के परिणामों का आकलन निम्न आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्या परिणाम रहे, तो पहला यहाँ पे बोल रहा है कि जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल, जनजातीय एकता को बढ़ावा मिला। अब लोगों को ये समझ में आया कि हमें एकजुट रहना होगा, अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हमें फूट डाल दिया जाएगा। फिर दूसरा कि अपने वीरता, साहस एवं नई आर्थिक व्यवस्था का स्वप्न आने वाले आंदोलनों एवं विद्रोह को प्रेरित किया। इन लोगों ने जिस वीरता से, जिस साहस से और जिस योजना के तहत संथाल आंदोलन को संचालित किया था एकजुट होकर, मतलब वही जो इनका तरीका जो था, जो कार्यविधि थी, वो आगे के आंदोलन के लिए प्रेरणा बन गई। बोले कि विरोध के माध्यम से कुछ हद तक ही सही, पर सरकार ने अपनी नीति बदली, जिससे जनजातियों में आत्मविश्वास आया। मतलब ठीक है, पूरे लेवल पे इनको, मतलब इनके लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन आप देखेंगे कि जो संथाल परगना जो टेनेंसी एक्ट आता है और मानसिक व्यवस्था फिर से लागू किया जाता है, इनका जो ये परहा पंचायत सिस्टम है फिर से वो मतलब लागू किया जाता है। ठीक है, कुछ हद तक सुधार तो किया गया, उनकी बातों को, उनके अधिकारों को मान्यता तो दी गई। तो इससे क्या हुआ, इन जनजातियों में आत्मविश्वास आया और इनको लगा कि हम आगे भी अगर ऐसे ही आंदोलन करते रहे, विद्रोह करते रहे, तो हमें इनसे पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाएगा। बोला अंग्रेज सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दी गई रियायतों ने जनजातीय समाज को आगे होने वाले विद्रोहों में जुड़ने की प्रेरणा प्रदान किया। ठीक है, बोला कि इस क्षेत्र में जो रियायतें दी थी, तो वही बात है कि रियायतें देने के कारण, जो छूट देने के कारण जो जनजातीय जो समाज थे उनको प्रेरणा मिली थी। फिर बोला सामाजिक एवं पंचायत व्यवस्था बहाली से जनजातीय एकता में वृद्धि। तो क्या हुआ, जो पंचायती व्यवस्था वो हुआ तो वही जनजातीय एकता में वृद्धि, ऊपर का ही बात बोला जा रहा है। तो बोला भविष्य के विद्रोहों में जनजातीय जो भागीदारी थी वो बढ़ गई। फिर बोल रहा है कि संथाल विद्रोह का महत्व है। बोल रहा है संथाल विद्रोह की विशिष्टता के कारण ही कार्ल मार्क्स ने इसे भारत के प्रथम जन क्रांति कहा था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह है प्रथम गदर कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। संथाल विद्रोह भले ही अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते थे, सुधारों के साथ साथ आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी महत्ता को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला के इस क्षेत्र में संथाल परगना जो टेरेंसी एक्ट आया था, काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिससे इस क्षेत्र के जनजातियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा हुई। फिर बोला इस क्षेत्र में मांझी व्यवस्था पुनः बहाल की गई। इस क्षेत्र में क्या, मांझी व्यवस्था पुनः बहाल की गई। फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा क्या है कि नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में संथाल परगना का गठन एवं संथाल परगना के लिए डिप्टी कमिश्नर पद सृजित किया गया। एक तो नॉन रेगुलेशन जिले का इसको मान्यता दिया गया और डिप्टी कमिश्नर का जो पद था वो सृजित किया गया इसके लिए। फिर जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल, जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल मिला। फिर कि अपने वीरता, साहस एवं नई आर्थिक व्यवस्था का स्वप्न आने वाले आंदोलनों को, विद्रोह को प्रेरित किया। वही सब पीछे की बातें हैं। बोला विरोध के माध्यम से कुछ हद तक सरकार ने अपनी नीति बदली, जिससे जनजातियों में आत्मविश्वास आया। अंग्रेजी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दी गई रियायतों ने जनजातीय समाज को आगे होने वाले विद्रोह में जुड़ने की प्रेरणा प्रदान की। सामाजिक एवं पंचायत व्यवस्था बहाल से जनजातीय एकता में वृद्धि, भविष्य के विद्रोहों में जनजातीय भागीदारी बढ़ी। आइए जानते हैं इसका निष्कर्ष को। बोला विशुद्ध रूप से संथाल विद्रोह जनजातीय एवं क्षेत्रीय प्रकृति का था, जो जनजातीय क्षेत्र एवं जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। इस विद्रोह में शामिल विद्रोही नेताओं एवं जनता की वीरता, शोषण एवं अन्याय के प्रति लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वराज की प्राप्ति एवं नए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किया गया, जो जनजातीय विद्रोहों में इसे विशिष्ट स्थान दिलाता है। अपने इन्हीं विशिष्टताओं एवं प्रभाव के कारण संथाल विद्रोह क्षेत्रीय सीमा से निकलकर राष्ट्रीय महत्व का विद्रोह बनना तथा आगामी जनजातीय विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।